तो आइए हम लोग हिस्ट्री पे थे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है बेटा, उसमें आपको पहली बुक जो लेनी है वो बिपिन चंद्रा की इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल लेनी है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष। दूसरी बुक लेनी है इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। अब सर ये तो बुक पढ़नी है, नहीं और भी पढ़नी है। इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद का भारत, ये दोनों बिपिन चंद्रा की पुस्तक है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब आपसे कोई कहे कि ये पढ़ें कि ना पढ़ें, मेरा प्रश्न और उत्तर होगा 100% पढ़ें। इनको पढ़ने के बाद आपको कौन सी पुस्तक पढ़नी है, इन दोनों को जब आप पढ़ लेंगे, इसके बाद आपको पढ़नी है आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया, BL ग्रोवर। BL ग्रोवर साहब की आधुनिक भारत के इतिहास की पुस्तक पढ़नी है। इसके बाद एक और पुस्तक लेनी है, दो लेनी है कायदे से, एक आशीर्वादी लाल, इसी मॉडल में, हाँ आशीर्वादी लाल या सुमित सरकार। अच्छा ये लास्ट में लेनी है, ये सबसे आखिरी पुस्तक है जो आपको लेनी है। इन सबको पढ़ने के बाद उनसे पहले मत ले लेना, वरना इतना भ्रमित हो जाओगे कि मेज नहीं लिख पाओगे। ये पुस्तकें डराएंगी, ये मतलब अपना विचार। देखिए मैंने ये पुस्तकें और क्यों लिखी, ये जो दो पुस्तकें ये भी आधुनिक भारत लिखते हैं, इनकी भी कौन सी पुस्तक है, मॉडर्न इंडिया। इसके बाद आता है क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में मैं आपसे सजेस्ट करूंगा सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और कुछ मत पढ़िए। जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स कोई भी ऑप्शनल का टीचर बोलेगा वो आपको नहीं लेनी, आप सिर्फ एनसीईआरटी ले लीजिए, है ना। वर्ल्ड कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड के नाम से एक बुक आती है 11th-12th में। इवन आप पुरानी वाली एनसीईआरटी लेंगे तो उसमें एक चौथी पुस्तक और दिख रही है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। वो पुस्तक आपके लिए काफी है, क्योंकि जितना वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है उससे मिल जाता है। ये हो गई पहली बात। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या चलती है बच्चों, यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये चलती है कि अगर आप ऑप्शनल ले रहे, लेट सपोज आपने कहा कि सर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल ले रहा हूँ, इसमें लैंग्वेज कैसे लिखूं, इसमें कैसे अपनी चीजें एक्सप्रेस करूं, तो आपको पहली चीज ये समझनी है कि इतिहास लिखता हर बंदा सेम। इतिहास में कोई चीज बदलती नहीं है कि आप कहोगे सर इतिहास में कुछ बदल जाएगा, बदलेगा कुछ नहीं, इतिहास एज इट इज सेम रहेगा। यहाँ पर चीजें क्या बदलती बिगड़ती हैं, यहाँ पर चीजें बदलती बिगड़ती क्या हैं, यहाँ पर आपको क्या समझ में आया, आपकी विचारधारा से वो क्या है। जैसे हमने कहा 1857 की क्रांति है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम का संघर्ष है। अब हर एक बंदे के अलग अलग व्यूज हैं, कोई कहता है भाई वो पहली क्रांति है, कोई कहता है वो क्रांति है ही नहीं। ये तो सोली किस पे डिपेंड करता है, जो सामने वाला व्यक्ति उसके बारे में सोच रहा है, समझ रहा है, उस पे डिपेंड करता है वो इस चीज को किस तरीके से ले रहा है। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर है कि जब आपको ये कहा जाए कि सर भाषा कौन सी लिखनी है, यही रीजन है कि मैं आपसे डे 1 से बोल रहा हूं बेटा ये भाषा हमेशा रख लेना। एनसीईआरटी की भाषा ही है जो आपके एग्जाम में, आपका एग्जाम निकलवाने में सर्वाधिक नंबर दिलाती है। आप एनसीईआरटी की भाषा कॉपी कर लीजिए, आपके मेंस में नंबर कम कभी नहीं है। अब आप कहोगे सर फिर आशीर्वादी लाल क्यों पढ़े, सुमित सरकार, ये अपनी विचारधारा बता रहे हैं। तो जब आप अपनी विचारधारा बनाओगे हिस्ट्री पे, तो अगर 4 से 5 हिस्टोरियंस आप पहले से पढ़ के बैठे हो तो आपको ये तो पता चल जाएगा भाई किस तरीके की विचारधारा है हमारी। फिर आप अपने आउटलुक को उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके पहले आप इस आउटलुक को ऐड बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए क्या है, पर्सनल इश्यूज क्रिएट कर देंगे। क्या क्रिएट कर देंगे, पर्सनल इश्यूज। अगर आप अपनी चीजों को, आशीर्वादी लाल ने बोला कि भाई ये आपने लिख दिया, आशीर्वादी लाल ये बोल रहे हैं, सुमित सरकार ये बोल रहे हैं, चलो ये लिख देते हैं, ये नहीं करना। कायदे से सुमित सरकार इज अ वेरी गुड राइटर, उनको ले लीजिए, हेल्प करेंगे। और सुमित सरकार ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लिखी 1857 की रिवोल्ट के बाद, उससे पहले की चीजें मिलेंगी नहीं उसमें। वो जो हमारा सेकंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट है और फर्स्ट फेज, वहां से अपनी भावनाएं लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपसे कोई कहे कि सर बिपिन चंद्रा ने इतिहास लिखा है, नहीं, एक वर्ड हमेशा ना, इतिहास कोई नहीं लिख रहा, इतिहास तो पहले से घटे थे। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी लिखी है, अपनी थिंकिंग लिखी है, अपने एक्सप्रेशन लिखे हैं कि मेरे हिसाब से इतिहास में ये हुआ। जैसे कोई कहता है गांधी अच्छे थे कि बुरे थे, तो एक इतिहासकार कहता है गांधी बहुत बुरे थे, एक कहता है गांधी बहुत अच्छे थे। वो उसके अकॉर्डिंग उसकी आइडियोलॉजी और उसकी विचारधारा है जो हमने वहां पे मेंशन की है। वो किसी इंडिविजुअल की विचारधारा नहीं, वो हर एक इंडिविजुअल के अलग अलग आइडियोलॉजिकल गैप्स है, वो उन्होंने मेंशन किए।
तो आप उसको कभी कहीं पे ऐड करके नहीं रख सकते। आपको पता है भाई उसकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। तो यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी आप याद रखिएगा किसी और की आइडियोलॉजी को आपको कॉपी करना ही नहीं है, आपको अपनी विचारधारा स्वयं की लिखनी है और अपनी विचारधारा पे आपको ध्यान देना है। बाकी लोगों को साइड कर दीजिए, वो लोग आएंगे जाएंगे बोलेंगे निकल जाएंगे, बट आपको वो लिखना है जो आपको याद है, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरी चीज समझने में। सिलेबस को समझने से पहले हम आज क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि भाई जो यहाँ का पेपर है, जो यूपीएससी में आपका पेपर आता है वो किस तरीके से आता है, उसकी क्या रूपरेखाएं हैं, उसको पहले हम देखेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि भाई हिस्ट्री ऑप्शनल में किस तरीके का पेपर आता है। तो आइए हम लोग उसकी बात करते हैं कि भाई इसमें पेपर कैसा होता है। जैसे आपको मैंने पहले भी बता दिया कि जब यूपीएससी का पेपर देने जाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे दो अलग अलग सेगमेंट्स आते हैं, एक सेगमेंट नहीं आता, दो बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट आते हैं, ठीक है। जिसमें जो पहला पेपर है उसमें देखिए जो ये है, ये टर्मिनोलॉजी एग्जैक्टली सेम लिखी होगी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे पहला लिखा है कि इसमें 8 प्रश्न है। क्या लिखा है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 8 प्रश्न है, ठीक है। और जो है इनमें से परीक्षार्थी को कुल कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, इन्होंने कहा सर परीक्षार्थी को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने। कितनों के उत्तर देने, 5 प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। इसमें उसके बाद उन्होंने लिखा प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है। मतलब जो पहला प्रश्न आएगा और उसके बाद सेकंड पार्ट का जो पहला प्रश्न होगा, मतलब 5वां प्रश्न, इधर 4 उधर 4 दिए गए। समझिए, पार्ट ए पार्ट बी में डिवाइड है पेपर। पार्ट ए में 4 प्रश्न है, पार्ट बी में 4 प्रश्न है। तो पार्ट ए का पहला कंपलसरी है, पार्ट बी का पहला कंपलसरी है। तो पहला और 5वां हमेशा कंपलसरी। इसके बाद आपके पास कितने क्वेश्चन करने, इन्होंने कहा 5 करने, 3 और करने। या तो पार्ट ए से 2 क्वेश्चन ढूंढो या पार्ट बी से 2 क्वेश्चन ढूंढो, एक तो कंपलसरी करना। और अगर आपको नहीं लग रहा, मन कर रहा है, आप कह रहे हो पार्ट ए से मैं चारों कर लूंगी, कर लो भाई, 3 और करने, आप पार्ट ए के 3 कर लो, उससे उन्हें कोई प्रॉब्लम। टोटल 5 करने थे। 5 तो 4 तो ऐसे ही हो गए ना। 4 कहाँ हो गए, पहला और 5वां segment 2 का- कंपलसरी हो गए। पहले वाले सेगमेंट का पहला section सेगमेंट B का। पार्ट ए और पार्ट बी का एक क्वेश्चन कंपलसरी है। हाँ। इसके बाद इधर भी 3 बच रहे हैं, उधर भी 3 बच रहे हैं, यही तो हो रहा है। 5वां बोला ना, पहला और 5वां इसलिए बोला बेटा, ये भी समझ लो, यहीं पे हर बंदा समझ ले, अपने दिमाग में भ्रम मत रखना कभी कि फंस जाओ तुम लोग एग्जाम में, ठीक। पहला हमने ये बोला बेटा कि जब आप यूपीएससी का ये पेपर देने जा रहे हो, तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये पार्ट ए है। पार्ट ए में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 दिया है। उसके बाद आया पार्ट बी। पार्ट बी में 5वां दिया है, 6वां दिया है, 7वां दिया है, 8वां दिया है, ठीक। अब इसमें से जिनको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये और ये कंपलसरी है, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ये आपको करने हैं। अब 5 में से कितने बचे, यहाँ क्या लिखा है, 5 प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है। इन्होंने कहा भाई अब इसमें क्या करेंगे, उन्होंने कहा कुछ मत करिए, अब बाकी बचे 3 क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा ये 3 क्वेश्चन अब जैसे मन करे वैसे करिए, ये लगातार 3 कर लीजिए या ये लगातार 3 कर लीजिए, या इसमें से एक ढूंढ लीजिए, इसके 2 कर लीजिए, या इसके 2 कर लीजिए, इसका 1 कर लीजिए। आपके पहले 5वें के बाद आपके पास क्वेश्चन बचे 6 और आपको करने हैं मात्र 3। तो जो आपको सर्वाधिक उचित रूप से आते हो, जिसमें आपको टेंशन हुई ना कि ये तो हम कर ही लेंगे, वो करिएगा। क्योंकि पता है गलती क्या होती है यहाँ पर गलती ये होती है बेटा कि 50 नंबर है उन 5 प्रश्नों के। पार्ट ए का पहला क्वेश्चन भी 50 नंबर का है, पार्ट बी का 5वां क्वेश्चन भी 50 नंबर का है, और जो बाकी 3 क्वेश्चन ढूंढोगे वो भी 50 नंबर के। अब ये 50 नंबर कैसे आते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, या 2 10 के हो सकते हैं, 2 15 के हो सकते हैं। तो यहाँ पे शब्द भी है, 20 नंबर का भी 2 क्वेश्चन हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। ये उन पे सोली डिपेंड करता है वो किस तरीके के पेपर में आपको फ्रेमिंग करके दे रहे हैं। बट आपको ये जरूर ध्यान रखना है जब आप पेपर देने जा रहे हैं तो पहला और 5वां आपका तैयार होना चाहिए। और पहला 5वां अगर आपने गड़बड़ कर दिया तो फिर आप अपने ऑप्शनल में बाहर होने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि समझिए ऑप्शनल में नंबर लाना क्यों आसान है, क्योंकि ऑप्शनल में आपको 5 प्रश्नों में 3 प्रश्नों की तो चॉइस मिल ही रही है, जो जीएस के पेपर में नहीं मिलेगी। इसीलिए अगर कोई कहता है ऑप्शनल टफ है, ऑप्शनल स्मार्ट है।
ऑप्शनल में आप ये देखिए कि जो पेपर 1 है उसमें कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो मुझे याद हो सकते हैं, जो मुझे समझ में आ सकते हैं, जिनसे मैं अपना पेपर निकाल सकता हूं या सकती हूँ, वो पेपर आपके लिए हेल्प करेगा। तो आइए आप चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये पहला जो क्वेश्चन है वो आ गया मैप के आधार पर। किसके आधार पर है? बेस्ड ऑन मैप। यहां पर क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई ये मैप के आधार पर क्वेश्चन होगा और इसको मैप के आधार पर ही आपको करना होगा। इन्होंने सीधे कहा कि भाई ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है और ये जूम यहाँ पे होता नहीं है, मैंने कोशिश करके देख ली, ठीक है, ये जूम नहीं होने दे रहा है क्योंकि ये आपका ग्रिड वाले पैटर्न पे बन रहा है, ये उस वाले पैटर्न पे नहीं बन रहा, एक ये प्रॉब्लम। तो जब ये पेपर की बात करेंगे तो पहले में क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है मानचित्र पर अंकित निम्नलिखित स्थानों को पहचानिए और इन पे लगभग 30 शब्द लिखिए। कितने शब्द? 30। टोटल कितने दिए गए होंगे? 20। कितने टॉपिक दिए गए? 20। नंबर कितने हैं? 50। कितने शब्दों का एक है? 30 शब्दों का। नंबर कितने हैं एक पे? अब पहला पेपर टफ हो गया। 600 शब्द आपको लिखने हैं ऑन एवरेज, हर एक पे 600 शब्द लिखने हैं। हमने कहा ना 3000 से 4000 वर्ड लिखने हैं, तो ऑन एवरेज जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लिखोगे तो आपको टोटल 3000 शब्द तो लिखने ही लिखने। ठीक, अब यहां पर ही आपको 600 शब्द लिखने हैं और हर एक टॉपिक देखिए, नवपाषाण काल का स्थल, मौर्य शिशु की मृद मूर्ति का स्थल, साइट ऑफ मदर एंड चाइल्ड टेराकोटा फिगर कहां से मिला है। इसके बाद देखिए गुप्त मुद्रा निधि कहां से मिली है, वानस्पतिक अवशेष स्थल कहां है, मिट्टी की ईंटों से बने प्लेटफॉर्म वाला हड़प्पा स्थल कौन सा है, लोथल जिसे बोलते हो, मौर्य तागड़ स्थल कहां है, रिजर्वायर साइट जो सुदर्शन लेक मिली थी। इसके बाद मैत्रिक वंश की राजधानी कहां है, डॉकयार्ड कहां है, और आ गया शैलाश्रय कहां है, रॉक शेल्टर भीमबेटका। ठीक, इसके बाद पत्थर की कुल्हाड़ी का कारखाना कहां से मिला है, सातवाहन के अभिलेख स्थल कहां से, अशोक के लघु शिलालेख कहां पाए गए। जैसे जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था आपने कहा सर ये शिलालेख के स्थल क्यों लिखा रहे हो, यहां पूछे जाते हैं, यहां बकायदा मैप पे प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद बौद्ध स्तूप कहां है, मध्यपाषाणकालीन स्थल कहां है, लोहे को गलाने की कार्यशाला कहां है, महापाषाण युगीन स्थल कहां है, रोमन कारखाने का स्थल कहां है ना, मुव्वर कोयल स्थल कहां है, महापाषाण लौ स्थल कहां है। अब आपकी धज्जियां उड़ाने के लिए पेपर का ठीक। अब भाई साहब ये दे दिया आपको मैप सुंदर सा बना के, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 सब पढ़ा है, ठीक है, मैप में हर चीज पढ़ी है, पढ़ी है। अब बस इसी मैप से आपको चीजें लिख रही हैं। गेटिंग माय पॉइंट क्या हो रहा है यहाँ पर? 2 मिनट दो, अगर इसे हम बड़ा कर पाते हैं तो हम वो करते हैं आपके लिए। इसकी हम डिजाइन बदल के देखें। ठीक है, बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पर अगर आप अगली स्लाइड पे जा रहे हैं तो ये देखिए ऐसा आपको मैप पकड़ा देंगे। अब इस पर्टिकुलर मैप में सारी चीजें आपको मार्क करके देनी है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया टफेस्ट। अगर आप ये सोचोगे भाई यूपीएससी में हिस्ट्री ऑप्शनल इज वेरी इजी, तो पहला ही क्वेश्चन आपके 50 नंबर ले रहा है। और मजेदार बात बताऊं कि तकरीबन जितने भी बच्चे पेपर देने जाते हैं, बिल्कुल अदरवाइज मत लीजिएगा, डरिएगा नहीं, जितने भी बच्चे पेपर देने जाते हैं बेटा, उसमें से 7% लोग इन 20 साइटों में से 12 से 14 ही साइट कर पाते हैं, बाकी सब भूल जाए, गलत होता है, भूल जाती है, निकल जाता है दिमाग से, क्योंकि वहां सीधे तो बता नहीं रहे, वो तो कूट वर्ड में पूछ रहे हैं। जहां लोहे कारखाना था बताओ कहां था। अब पहले अपनी बुद्धि चलाओ, लोहा कहां बनता था, अच्छा गुप्त काल की तो बात नहीं कर रहे, वो लौह स्तंभ की तो बात नहीं कर रहे, तुम सोचने में लगे हो। तो तुम्हारे पास 2 नंबर के लिए इतना टाइम ही नहीं है, तुम सोचो, समझना 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि वहां पे बैठ के सोचें लोहा कहां था, लोहा कहां था, लोहा कहां था, तो आगे के पेपर छूट जाएंगे। तो बच्चे को जो 12 से 15 टॉपिक्स आते हैं वो उस पर धड़ाक से लिखता है, आगे बढ़ जाता है, वो बाद में वापस आता है मैप पे। अगर उसके पास स्पेस बचता है, टाइम बचता है, तो मैप पे आता है, वरना कहता है बाहर में जाए।
तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रिस्कीएस्ट होता है, बट सबसे अच्छी चीज है, सेफ भी होता है अगर आप इसे ठीक से कर लेंगे तो। इसके बाद आया दूसरा प्रश्न। इसके बाद आया बच्चों कौन सा? दूसरा प्रश्न। अब देखिए, ध्यान से देखिए बेटा, दूसरे प्रश्न में इन्होंने क्या किया, ये देखिए, नापाषाण युग में दूसरे प्रश्न में कितने क्वेश्चन दे दिए? 1 2 3। कितने दिए? अच्छा, एक में भी सब पार्ट है जी, 300 नंबर, 150 नंबर, 150 नंबर और 10 वाला 100 नंबर। ठीक, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है। नवपाषाण युग में महत्वपूर्ण परिवर्तन के कारण यह युग क्रांति का प्रतिनिधित्व करता है, परीक्षण करें। अब इन्होंने क्या कहा? नियोलिथिक एज रिप्रेजेंट अ रेवोल्यूशन ड्यू टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब नियोलिथिक एज की बात करो। नियोलिथिक एज में कृषि आ गई, स्थायी बस्तियां आ गई, पशुपालन आ गया, औजारों का क्या हुआ? समृद्धि हो गई, उनकी रिफाइनरी हो गई, है ना, परमानेंट सेटलमेंट, नेचर को समझने लगे, ठीक, और धातु और प्रस्तर दोनों का प्रयोग करने लगे, मतलब मेटल एंड स्टोन दोनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्रांति हुई कि नहीं हुई? पहिया भी बना चुके, सब कुछ कर चुके, अग्नि भी ला चुके, समाज भी बना चुके, परिवार भी बना चुके, भाषा भी बना चुके, धार्मिक आस्था और विश्वास भी बना चुके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टाइम है जिस टाइम पे सच में क्रांति होगी, विकास की। अब इस पे प्रश्न है, तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा, सिंपल सी चीजें आपको इतिहास में सिर्फ नवपाषाण काल आता होगा, तब भी आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको ये पेपर आज की डेट में मिल जाए, तो यहां से थोड़ा आपको पता है हार्ट पल्स रेट नीचे जानी स्टार्ट होती है। पहले मैप का क्वेश्चन देखने के बाद अगला जो स्लाइड होता है वो आपको कंफर्टेबल करता है, यार कुछ तो लिख लेंगे यहाँ पे। 300 वर्ड में 150 टिक पे आएंगे सोच साच के। यहाँ पर फैक्ट्स नहीं पूछे तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना है कि कैसे मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक एज से नियोलिथिक एज में क्या क्या डिफरेंसेस आए, और कैसे एक हम नॉर्डेटिक सोसाइटी से, है ना, यहां तक पहुंच गए। ये चीजें जब यहाँ पे नॉर्मेटिक सोसाइटी खत्म हो गई, अब हम यहाँ आ गए, वो बेसिक चीजें आप यहाँ पर लिख दोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। इसके बाद दूसरा देखिए, सिंधु सरस्वती सांस्कृतिक क्षेत्र एक रूपता विविधता दोनों ही प्रदर्शित करती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, आईबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमने आपको पहले भी पढ़ाया कि सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता बोलते हैं। इन्होंने कायदे से क्वेश्चन ही आईबीसी से पूछ लिया। आईबीसी में विविधता भी मिलती है, एकरूपता भी मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कई शहर बिल्कुल उनसे अलग है, सांस्कृतिक रूप से भी अलग है। सीधे उठा के लिखो, प्रश्नों को समझिए। अभी टॉपिक्स तो हम लोग पढ़ेंगे, नहीं आते बहुत अच्छा है, जीरो कहोगे पता नहीं कहाँ पढ़ा रहे सर, कौन दिक्कत है। पहले समझो क्या बोला जा रहा है, और जैसे 45 मिनट याद रखना, रिकॉर्डिंग रिकाउंट करनी। इसके बाद अगला है, भारतीय इतिहास में आर्यों की समस्या को निर्धारित करने में भाषाओं की तुलनात्मक अध्ययन, पुरातात्विक शौच, वृहद वैदिक साहित्य कहां तक सहायक है, विवेचना करिए। अब बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इन्होंने कहा आर्यों की चीजें समझने के लिए कि भारत में आर्य कब आए, कैसे आए, जिसमें आज भी द्वंद्व है, इसको समझने के लिए हमें क्या क्या समझ में आता है। इनके पुरातात्विक सोच का है, मतलब जो इनके आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज है उनकी बात कर रहे हैं, लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, और बहुत सारे वैदिक लिटरेचर्स की बात कर रहे हैं जो आर्यंस के बारे में चीजें बताते हैं, पर तब भी प्रॉब्लमेटिक है। जैसे वेद पुराण में लिखा हुआ है आर्य आए, पर इसकी ऑथेंटिसिटी हमारे पास नहीं। इनकी लैंग्वेज के बारे में हमें पता है जो किसी भी पुराने नॉन आर्यन ग्रुप से नहीं मिलती थी, ये एक ऑथेंटिसिटी देता है। यहां पर ऑर्चर्ड ग्रेवेयर है ना, रेड आरबीडब्ल्यू, ठीक है, रेड ग्रेवेयर, ये सारे जो पोट्रीज मिली हैं, काले भूरे मृदभांड, काले मृदभांड, लाल मृदभांड, ये सब चीजें कहां पर यहीं पे स्टार्ट होती हैं। तो इसको जब डिटेल में पढ़ोगे तो ये कर लोगे। अगर मैं यूपीएससी का पेपर दे रहा होता तो ये वाला इसी साल का पेपर है 23 का मेंस का, ये पुराना नहीं है, मतलब जो लास्ट ऑप्शनल हुआ है उसका पेपर मैंने उठाया, तो ये दूसरा क्वेश्चन मैं बहुत आराम से कर लेता। मतलब मुझे ये पसंद आता व्यक्तिगत तौर पे। अगर मुझे किससे कहता कि सर आप दूसरा 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा कौन सा चूज करोगे, तो मेरी पहली चॉइस ये क्वेश्चन होता। इसके बाद अगले पे चलते हैं। अब देखिए इन्होंने दिमाग घुमा दिया। दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास की सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने में संगम साहित्य कहां तक सहायक है। जहां संगम सुनो छोड़ दो, मैं सिंपल बात कर रहा हूं। संगम साउथ इंडियन को ये, आई एम वेरी सॉरी, आप बेशक दीजिएगा, बट इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन, कह दो भाई साहब जयराम जी की, हम ना करेंगे, क्योंकि 20 नंबर का है, इसमें आप रिस्क नहीं ले सकते। अगर ये 20 नंबर का आप करने की कोशिश करते हो नीचे के 2 के चक्कर में,
ध्यान से समझना, अगर आपको गुप्त काल करना है तो आपको संगम पढ़ना पड़ेगा। अब देखो छोड़ने का ऑप्शन मिल रहा है आपको, अगर हम संगम छोड़ते हैं तो हम गुप्त और गुप्तोत्तर छोड़ सकते हैं। ऑप्शनल की सबसे बड़ी खासियत होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है आपको पता है। अगर हमने संगम छोड़ा तो मौर्य और गुप्तोत्तर काल भूल जाओ, अब इसके भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और ये एक रूल है इनका, संगम मौर्य गुप्तोत्तर का एक क्वेश्चन 20 नंबर पे डालते हैं, अगर यही 20 नंबर पे गुप्त या मौर्य हो रिस्क ले लो 15 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर 20 नंबर पे संगम हो तो कह दो भाई साहब पढ़ना हमको नहीं आता। और अगर आपको आता है तो अटेम्प्ट करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल देना है नहीं। बट इसके बाद के दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। मौर्य युग में स्थापित साम्राज्यवाद विचारधारा की रूपरेखा दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंपीरियल आइडियोलॉजी की बात है, बिल्कुल है साम्राज्यवाद वहां। अशोक की बात करो, चंद्रगुप्त की बात करो, बिंदुसार की बात करो, इंपीरियलिज्म की आइडियोलॉजी के साथ ही वो आगे बढ़ते रहे। इस प्रश्न को आप आराम से कर सकते थे। पूर्व गुप्त युग में भारत की तुलना में गुप्त युग में महिलाओं की स्थिति का आकलन करिए। याद रखिए यूपीएससी ऑप्शनल में महिलाओं की स्थिति या तो प्राचीन काल से, मध्यकाल से, या गुप्तोत्तर काल से, या आधुनिक काल से पूछते हैं। अब यहां पर आप एरन इंस्क्रिप्शन से स्टार्ट करिए और महिलाओं की दशा का बिगड़ाव चालू कर दीजिए। तो ये दोनों प्रश्न तो किए जा सकते हैं भाई, 30 नंबर तो लाए जा सकते हैं। पर उस 20 नंबर को अगर कर पाओगे तो अगर मैं पेपर देने जाता, 2 मुझे आते होते, पर मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करता, मैं कहता भाई साहब प्रणाम, मैं दूसरे पे चलता, मैं छोड़ देता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर इसके बाद जब जाओगे यहां पर, जब मैंने आपसे कहा आर्ट एंड कल्चर आप जरूर पढ़ोगे, आर्ट एंड कल्चर आप साउथ का भी पढ़ोगे, क्योंकि चोला मंदिर निर्माण आप हर हाल में पढ़ के रहोगे। तो ये जो तीसरा फेज है भक्ति आंदोलन के सिद्धांत, कहां पे आ गए? मिडिवल आ गया, भक्ति आंदोलन आ गया। जैसे भक्ति आंदोलन आ गया, भक्ति और सूफी आंदोलन आपने कूट के पढ़ा होगा ऑप्शनल में। मतलब आपको रामानुजाचार्य बताऊंगा, उल्टी करना चालू करोगे, सर ये था उसका, इतना पढ़ना पड़ेगा भैया, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते थे। दक्षिण भारत में आरंभिक मंदिर स्थापत्य शैली में चोलों का मंदिर निर्माण किस हद तक और भी परिष्कृत और भाव दिखाई देता है? जब हम आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, किसका, कौन सी स्टाइल है साउथ में? द्रविड़ स्टाइल। जब हम द्रविड़ स्टाइल को पढ़ेंगे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। जब द्रविड़ स्टाइल का पहला फेज पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे यहां तक पहुंचेंगे, हमें चीजें क्यों नहीं याद हो जाएगी? राजचोल राजा है ना, उनके मंदिरों के स्थापत्य को देखिए, बस वो उत्कृष्ट है। मतलब यहां पे 0 से ऊपर तक जाने का पूरा योगदान इन्होंने दे दिया। इसके बाद यह कहना उचित है भारत में धार्मिक मतों का विस्तार की दृष्टि गुप्तोत्तर काल महत्वपूर्ण था। बिल्कुल था। धार्मिक रूप से जो आज हमारी मनुस्मृतियां हैं, जो हमारा याज्ञवल्क्य की स्मृति है, जो हमारा रिलीजियस एस्पेक्ट है हिंदुओं का, वो इन्होंने ही स्टार्ट किया। अगर गुप्त नहीं आते तो हमारे पास लिखित कुछ था ही नहीं हमारा इतिहास। तो ये प्रश्न किया जा सकता है। एक चीज जी, जैसे आपने अभी भी क्वेश्चन में डाउट है, आपने बोला था कि बाकी के जो बचे सेगमेंट में 2, 3, 4, तो वो यही है, अगर हम चौथा कर रहे हैं तो चौथे के तीनों कर लें, ऐसा बोला है ना? एक हाँ, जो उठाना है उसका कंप्लीट कर, उसके तीनों करना। मतलब यहाँ ये नहीं है कि इसका 20 नंबर का कर लिया, अगले का 15। अगर आपने तीसरा उठाया तो तीसरे के तीनों, चौथा उठाया चौथे के तीनों। जो मेन हेडिंग है, ये जो बोर्ड वाली है, इसको अगर आपने पकड़ लिया, टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? ऐसे आपके 5 क्वेश्चन होंगे 50-50 नंबर के टोटल। पहला, दूसरा 50, पहला और पांचवा 50 नंबर का। पहले सेगमेंट में भी तो 3 होंगे ना? हाँ, तो पहले सेगमेंट में कहा 3? पहले में सबसे पहला क्वेश्चन 1 था, जिसमें 20 क्वेश्चन था, 20 टॉपिक थे 2-2 नंबर के, 50 नंबर का वो हो गया था। दूसरे में देखो 15-15 और 20, 50 नंबर का ये हो गया। तीसरे में भी 20, 15-15, दिख रहा है? तो हर सेगमेंट में 85 नंबर मिलेंगे, पर करना पूरा पड़ेगा सेगमेंट। उस सेगमेंट को आप छोड़ नहीं सकते। क्या आप कहते हो सर इधर से ये आ रहा है, ऊपर से वो आ रहा है, वो नहीं चलता है। आपको पूरा पार्ट उठाना है उसका, वो पूरा पार्ट करना है। मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आपको हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं आता, आपने पढ़ा और आपको 40% तैयार हुआ और आप पेपर देने चले गए मेंस का। किस्मत बहुत अच्छी थी, प्री भी पास करके मेंस लेने चले गए और टीचर ने बहुत कोशिश की, 40-50% आपका पेपर खत्म कर पाया, दोनों का मिला। आप बिंदास पेपर लिखने चले गए। आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाओगे, टेंशन मत लेना उस चीज। ये हमेशा ध्यान रखना, आप 5 क्वेश्चन 40-50% भी पेपर हिस्ट्री का तैयार कर लोगे, कराओगे। उसका रीजन पता है क्या है? आपने जीएस में इतनी डेप्थ में हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि आप क्वेश्चंस तो लिख सकते हो, आपको टॉपिक के बारे में पता है, आप उसको फ्रेम कर सकते हो। हिस्ट्री पता है क्यों इजी? बस ऑप्शनल लेंदी है, बट इजी इसीलिए क्योंकि इसके टॉपिक्स के बारे में आपको पहले से फैमिलियर हो, आपको पता है इसमें क्या पूछा गया।
यहां पर अगर मैं सूफी की बात करूंगा, आपने कान से पहले सुना है व्हाट इज सूफी, व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज गुप्त, व्हाट इज गुप्तोत्तर काल, मतलब इंग्लिश में लेटर मुगल्स एंड गुप्ता, लेटर गुप्ताज एंड ऑल होगा, बट ये चीजें आपने सुनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस कोई भी ऐसे नहीं है कि भगवान ने मंगल से भेज दिए, यहाँ पे कुछ एलियन नहीं होगा आपके लिए, तो आप ये पेपर निकाल जरूर सकते। ठीक, अब ये 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक, अब देखो सेगमेंट बदलेगा, अब होगा तहलका। भैया और छोटा होने तो हो जाओ, काय को कौन फिर। ये देखो अब आ गया सेक्शन बी। अब यहां का 5वां क्वेश्चन कंपलसरी है। कौन सा? 5वां। अब देखो मैजिक, देखो यहां पर क्या 10-10 नंबर के क्वेश्चन है, 150 वर्ड के। कितने क्वेश्चन है? 5। अब ये 10-10 नंबर के करते हैं। अब 150 वर्ड, 10 नंबर वाला 150 वर्ड, 15 नंबर वाला 200 वर्ड, 20 नंबर वाला 250 से 300 वर्ड। ये इनका रूल है। कायदे से क्या होना चाहिए? 10 नंबर वाला 150 वर्ड, 15 नंबर वाला 250 वर्ड और 20 नंबर वाला 300 वर्ड। तो कायदे से ये बोला जाता है। बट अगर आप 200 के आसपास भी लिख देते हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। और बेटा ऑप्शनल पढ़ना है तो सबसे मैं बोलूंगा 10 रुपए की नेस्कैफे खरीद लो, पानी में घोल लो, 2-2 घूंट पीते रहो, वरना आप लोग सो जाओ। क्योंकि ऑप्शनल सीरियसली करना है तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। मुझे क्यों नहीं आएगी? मैं खड़ा हूं ये मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं खड़ा हूं। ठीक है, अब देखो भारतीय सामंतवाद के विभिन्न समर्थक तत्वों की विवेचना कीजिए। आइडियोलॉजिकल होगा, इसमें एक्सप्रेस करना है। दूसरा है एग्जामिन द डेफिसिट इन अल बरूनीज असेसमेंट इन द इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी को जब अल बरूनी ने बताया तो उसमें क्या गुण एंड दोष है। उसने जैसे बोला भारत के लोगों को अपने राजा पर बहुत अभिमान है, इनके पास बहुत ज्ञान है। था भाई, आज भी है। कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी मजाक लगती है, हमको नहीं लगती। हमारे एंशिएंट प्रकृति का है और वो सटीक प्रेडिक्शन करता है। जिन्होंने चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सरदार हो, कोई भी हो, एक बार न्यूमरोलॉजिकल चीजों को लेके आ जाए हमारे पास, अपनी कुंडली अपनी जिंदगी लेके आ जाए, उनका अगला पिछला सब खुल जाएगा, शर्म खा के चले जाएंगे यहां से। कर्मों का निर्धारण हर जगह होता है, भले वो क्रिश्चियन और इस्लाम में जजमेंट डे हो या कयामत का दिन हो। ठीक है, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी कहती है कि रूह मरती नहीं, रूह अपनी बॉडी के ऊपर बैठी है, विराजमान है, कह रही है जजमेंट डे आएगा, फिर भगवान मैंने अच्छे कर्म किए थे मुझे वापस पैदा करेगा। काय करेगा भाई? और करेगा तो कौन सी बॉडी में करेगा? उसी बॉडी में जो बची नहीं है। ये इलॉजिकल चीजें हैं। तो रिलीजन को और साइंस को अलग रखें। नंबर्स डिफाइन योर लाइफ, दैट इज अ रियलिटी। तो अब ये जो अल बरूनी साहब है, इन्होंने क्या किया? हमारी चीजों को, हमारी आइडियोलॉजी को निगेटिव ले गए। हमारी आइडियोलॉजी को निगेटिव ले गए। आप इस्लाम पढ़ते थे, आप बहुत काबिल थे, बने रहिए। यू नीड नॉट टू से एनीवन इंफीरियर टू प्रूफ योर सुपीरियरिटी। अगर आप सुपीरियर हैं तो आपको किसी को निम्न दर्जे पे ले जाने की जरूरत नहीं। आप सुपीरियर हो, बने रहो, दिखाओ तो कितने सुपीरियर। वो दिखाने की हिम्मत नहीं थी इनकी, तो इन्होंने कहा तुम खराब। ये अल बरूनी थे। तो इस पे प्रश्न लिखा जा सकता है। इतिहास के मुख्य साक्ष्य में सूफी साहित्य का महत्व। देखिए ऊपर भक्ति आया था, नीचे सूफी आ गया। तो सूफी भक्ति आ रहा है तो टेंशन फ्री रहो, पढ़ते रहो। ठीक, दिल्ली सल्तनत के पता नहीं तो आप किन कांडों को उत्तरदायी मानते हैं? मतलब अगर ये पार्ट बी की बात करें, मतलब पार्ट बी का पहला प्रश्न, तो ये पार्ट ए के पहले प्रश्न से ज्यादा अच्छा है। अगर आप दिल से कहें ऑल इज वेल, तो ऑल इज वेल ये कर देगा, वो नहीं करेगा। ये आपको नंबर लिखने को दे देगा, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी आप ये प्रश्न कर सकते हो, बहुत टफ नहीं है। ठीक, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की कृषि नीति के उद्देश्य। ठीक है, मोटिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एग्रेरियन पॉलिसी टू कर्व द पावर्स ऑफ द इंटरमीडिएटरीज। अब जो बीच में लोग खड़े थे, मध्यस्थ जो थे, उनकी शक्तियों को खत्म क्यों किया गया? क्योंकि सीधे राजस्व हमारे पास है। उसके लिए जरूरी था भाई, उसने ठीक से पैमाइश कराई, ठीक से लैंड का कैलकुलेशन किया, उसको रेगुलेट किया। अलाउद्दीन खिलजी ने काम नहीं किया होता तो मिडिवल पीरियड में लैंड का बंदोबस्त ही ठीक से नहीं हो पाता, जो अंग्रेज नहीं कर पाए। भारतीय क्रिश्चियन ज्यादा दुखी है। ठीक, इसके बाद छठा, देखो छठे ने कहा भैया हम फिर से 3 पूछेंगे, हम 5 नहीं पूछ पाते। अब यहाँ पे ठेठ है मध्यकालीन भारत, बलबन, दिल्ली सल्तनत, मुगल, दिल्ली सल्तनत, मुगल, दिल्ली सल्तनत, मुगल, बस। बलबन अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, उधर जहांगीर, अकबर, हुमायूं,
बाबर, औरंगजेब, खत्म। ये 3 क्वेश्चन इसी से मिल रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी। बट ये वाला सेगमेंट, अब ऊपर मैंने क्या किए थे, एक क्वेश्चन कर दिया था, 3 हो गए, 2 बचे, अभी मैंने 2 नहीं चूज किए, है ना। मैं कह रहा था कि मैं नीचे वाला कर सकता हूं, अगर वो कर लूंगा तो एक और लेना है, छठा ले लो, खत्म करो। पेपर